हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। 3-4 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसका हमें खेद है क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन थे हम, कुछ कार्य के कारण बाहर चले गए थे। आज फिर से वीडियो अपलोड करेंगे हम, और ये साइंस का हमारा क्लास 6 का 8वां चैप्टर मैंने लिया है। देखते हैं आज 8वें चैप्टर में क्या कुछ है। अच्छा चैप्टर है। पहला प्रश्न आपके सामने है, केचुए श्वसन प्रक्रिया कहाँ से करते हैं। केचुए के बारे में है कि केचुए श्वसन प्रक्रिया जो है वो कहाँ से करते हैं। पहला है नासिक ग्रंथि, दूसरा त्वचा, तीसरा मुख, या चौथा कोई नहीं। अगर हम केचुए की बात करें तो नासिक ग्रंथि मतलब क्या होता है, नाक के द्वारा सांस लेना, या मुख के द्वारा, या त्वचा के द्वारा। तो केचुए की अगर बात करते हैं तो केचुए जो होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया त्वचा के माध्यम से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें श्वसन प्रक्रिया होती है। किसमें श्वसन प्रक्रिया होती है, पौधे में, जीव में, बीज में, या सभी में। तो श्वसन प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये दोनों तो क्लियर है कि पौधे में होता है, जीव में होता है। क्या बीज में श्वसन क्रिया होता है? बिल्कुल होता है। अगर बीज में श्वसन क्रिया ही नहीं होगी तो फिर वो पौधे का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर तीनों ही है, पौधे, जीव और बीज, तीनों में श्वसन प्रक्रिया होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केचुए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। केचुए का मेरुदंड लंबा होता है। कथन सही नहीं है होगा, यहां पर नहीं है। केचुए का मेरुदंड लंबा होता है। दूसरा, केचुए की गति शरीर के पेशियों के विस्तारण से होती है। तीसरा, केचुए सूख के कारण भूमि में अपनी पकड़ बनाते हैं। चौथा, केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक हैं। तो 1 बाय 1 अगर हम लास्ट से ही देखते हैं कि केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। पहले भी शायद ईवीएस में ये क्वेश्चन आया है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो वो उपजाऊ किस प्रकार से बनाते हैं, जरा उसको समझ लीजिए। 1 बाय 1 सभी को बेसिक समझ लीजिए। केचुए जो भोजन लेते हैं वो मिट्टी के रूप में, भोजन प्रक्रिया मतलब भोजन, मिट्टी को ही अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के पश्चात जो वो बाहर निकालते हैं वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उपजाऊ के रूप में सहायक बन जाती है। किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है, वो खाद्य का काम करने लगती है। दूसरा है, केचुए सूख के कारण भूमि में अपनी पकड़ बनाते हैं। तो सूख क्या होता है, केचुए के निचले सिरे पर जहाँ पर वो रेंगते हैं, जैसे ये केचुआ है और ये रेंग रहा है, ये निचला सिरा हो गया। तो इस पर क्या होता है, एक छोटे छोटे बिल्कुल बाल टाइप के होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो वो आपको दिख भी सकते हैं। तो उसमें छोटे छोटे जो रे प्रकार के होते हैं, बाल प्रकार के होते हैं, उसे सुक कहा जाता है। और वो सुक क्या करता है, भूमि में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में बिल्कुल सहायक होता है, जिसके कारण ही केचुए आगे की ओर पकड़कर सहारे से आगे की ओर बढ़ पाते हैं। तीसरा है, केचुए की गति शरीर के पेशियों के विस्तारण से होती है। सही बात है। केचुओं का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो केचुओं का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके शरीर की जो बनावट होती है ऐसे इस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पेशियां हैं, ये पेशियों के विस्तारण से, मतलब एक पेशी अगर आगे बढ़ेगी तो बाकी पेशियां भी धीरे धीरे सिकुड़कर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी गति होती है। तो शरीर के पेशियों के विस्तारण से, ये जैसे जैसे ये इसको अपनी एक पेशी हो गया, इसका विस्तारण करेगा, जैसे इसको बढ़ाएगा तो बाकी शरीर भी इसका आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये अपनी गति करते हैं। केचुए का मेरुदंड लंबा होता है। तो केचुए के मेरुदंड की अगर बात करें तो केचुए में मेरुदंड होता ही नहीं है। मेरुदंड केचुए में नहीं पाया जाता है। तो केचुए का मेरुदंड लंबा क्या होगा, होता ही नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है कि केचुए में मेरुदंड लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों, कोई नहीं। अगर हम पौधे में श्वसन क्रिया की बात करते हैं तो कौन सी गैस ये रिलीफ करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये हमारी तरह ही श्वसन क्रिया करते हैं।
और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। श्वसन क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो भोजन बनाने का प्रोसेस होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जब वो भोजन बनाते हैं तब वहाँ पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और वो ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन सा लक्षण जंतु और पौधे दोनों में दिखता है? ए उत्सर्जन, दूसरा उद्दीपन, तीसरा प्रजनन। तो अगर हम पौधे, जंतु और पौधे दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो उत्सर्जन दोनों में दिखता है, जंतु में भी होता है और पौधों में भी होता है, उद्दीपन भी होता है और प्रजनन भी होता है। तो तीनों ही इसका राइट आंसर होगा। जंतु और पौधे में तीनों चीज, उत्सर्जन, उद्दीपन और प्रजनन आपको दिखाई देगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोंघ के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। घोंघ का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है, घोंघ का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है। बिल्कुल राइट है। अगर आप घोंघ को देखेंगे, जिसे घोंघी भी कहा जाता है, तो घोंघ को देखेंगे तो उसकी बाहरी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? एक कंकाल टाइप की होती है, कवच टाइप की होती है। फिर ये आगे कह रहा है परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता है। ये भी सही बात है कि ये अस्थियों का बना नहीं होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? कवच टाइप का होता है। घोंघ, ये राइट है बिल्कुल। दूसरा है, घोंघ के पेशीय पाद इसके चलने में सहायता करते हैं। उसके निचले सिरे में एक जो पाद टाइप का पाया जाता है, पेशीय पाद जिसे कहा जाता है, तो क्या उसकी चलने में सहायता करते हैं? तो जब घोंघ चलेंगी तो ध्यान दीजिएगा कि उसके पाद के कारण ही वो चल पाता है, तो ये भी आपका राइट है। तीसरा है, कवच घोंघ के शरीर के वजन को संतुलित करता है। कवच तो ऊपरी भाग में होता है, तो उसके वजन से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे संतुलित करेगा? तो ये आपका गलत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आजकल जो रेशियो है सब्सक्राइब का बहुत कम हो गया है और ये गलत बात है। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में जो वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है जो एनर्जी होती थी। तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी होती है। दूसरा है, पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। देखिए, मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर की पेशियों की बात कर रहा है। तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी होती है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी बांह है, इस बांह को जैसे ही आप संकुचित करेंगे, एक साथ जमा करने की कोशिश करेंगे, तो एक साथ जब हम जमा अपने आर्म को करते हैं, बांह को करके, तो यहाँ पर जो मांसपेशी है आप ध्यान देंगे वो टाइट हो जाती है। यहाँ पर कह रहा है कठोर, तो कठोर हो जाती है। यहाँ फूल जाता है, मतलब मोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये जो फैला हुआ भाग है वो एक जगह आकर सिमट जाता है और एक जगह आकर सिमटने के कारण वो उसमें उभार दिखाई देता है, अर्थात वो छोटी भी हो जाती है। तो ये बिल्कुल राइट है, पहला नंबर। अब दूसरे की बात करते हैं। पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। यहां पर पेशियों के जोड़े की बात किया जा रहा है और फिर अस्थि की बात किया जा रहा है। तो पेशी और अस्थि को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इसके सिकुड़ने या फैलने से अस्थियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी जैसे हमने बताया अभी कि जैसे ये यहाँ पर हमने मांसपेशियों की बात की। अब अगर ये मांसपेशी सिकुड़ रही है या फैल रही है तो इसके अस्थि पर, हड्डी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अगला प्रश्न है, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग से होता है? पत्ते, तना, जड़, प्रकाश। देखिए, अगर हम नागफनी के पौधों की बात करें, ठीक है, तो यहां पर सभी होगा। नागफनी के
अगर हम पौधों की बात करें तो उसकी संरचना आप देखे होंगे बिल्कुल कांटेदार होती है। उनके पत्तियों की बात अगर करते हैं, जैसे पहला पत्ती है तो उसमें पत्तियां तो होती नहीं हैं, पत्तियां थोड़ी बहुत होती भी हैं, जैसे मोटी टाइप की एक होती है और उसमें कांटे पूरे भरे रहते हैं, कांटों से वो भरी रहती है। तो अगर श्वसन क्रिया कहें पत्तों से, तो पत्तों से इस वजह से श्वसन क्रिया पत्तों में नहीं होता है, नागफनी के पौधों में। तो होता कहां से? तना से होता है। तना जो होता है उसी तने से नागफनी तने के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया को करती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन श्वसन क्रिया गिल से नहीं करते? अगर गिल की बात करते हैं, नहीं करते हैं, अच्छा बता रहा है, गिल से नहीं करते, तो जैसे मछलियां होती, तो मछली क्या होता है कि गिल से श्वसन क्रिया करती है। अब यहां पर पहला है ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन। व्हेल भी मछली है, डॉल्फिन भी मछली है, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान देंगे कि व्हेल और डॉल्फिन दोनों ही गिल से श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। आप देखेंगे अगर व्हेल को, अगर आप जो डिस्कवरी वगैरह आता है उसमें आप देखेंगे तो व्हेल हमेशा कुछ समय के बाद ऊपर की ओर आती है ना। वो एक बार अगर ब्रीथिंग करती है तो एक श्वसन क्रिया के बाद वो कितने मतलब कुछ समय तक, अच्छे खासे टाइम तक वो बिना श्वसन क्रिया के रह सकती है। जब उसको आवश्यकता होती है तब वो ऊपर की ओर आती है और फिर किसे, नसा द्वार, नाक के उसके एक छोटे से छिद्र होता है नाक टाइप से, नशा द्वार जिसे कहा जाता है, उससे श्वसन क्रिया करके फिर नीचे की ओर चली जाती है, पानी में चली जाती है। और वही प्रक्रिया डॉल्फिन भी करती है। लेकिन ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस श्वसन क्रिया गिल से करता है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 सही है, ये गिल से श्वसन क्रिया नहीं करते, तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? मछली, स्क्वाइड, ऑक्टोपस। अगर मछली की बात करें तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है और धारा रेखी के कारण ही वो तैरने में समर्थ है। दूसरा है स्क्वाइड और ऑक्टोपस। तो धारा रेखीय स्क्वाइड और ऑक्टोपस दोनों ही इसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव मतलब जिस जीव की संरचना, शरीर की जो बनावट है वो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य बहुकोशिकीय होते हैं, कई प्रकार की कोशिकाएं, जैसे हमारे मांसपेशियों की कोशिकाएं अलग होती हैं, हमारे जो स्किन है उसकी कोशिकाएं अलग होती हैं, हमारी हड्डी की कोशिकाएं अलग होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसकी पूरे शरीर की संरचना एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो इनमें से कौन सा है? अमीबा, बी यूग्लिना, सी पैरामेसियम या डी सभी? तो ये जान लें कि एक कोशिकीय जीव तीनों ही है, अमीबा भी होता है, यूग्लिना भी होता है, पैरामेशियम भी होता है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इसमें और भी अगर बैक्टीरिया रहता तो वो भी हो जाता, बैक्टीरिया भी एक कोशिक, लेकिन बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया नहीं आते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं, तो वो भी हो जाएगा। अगला है, ऊंट के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ऊंट के पैरों की लंबाई के कारण गर्मी का प्रभाव कम करता है। ऊंट के पैर की लंबाई ज़्यादा होती है ना, तो उसके कारण क्या, उस जो गर्मी होती है रेत की, उस रेत की गर्मी का प्रभाव उसके शरीर में कम पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऊंट के पैरों की लंबाई के कारण उसके शरीर की गर्मी, उसके शरीर को कम गर्मी लगती है। मूत्र उत्सर्जन की मात्रा कम होती है, सही बात है। ऊंट में जो मूत्र उत्सर्जन होती है वो बहुत कम होता है इसमें, क्योंकि रेतों में पानी वगैरह की कमी होती है और उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ऊंट का पसीना नहीं आता है, हाँ भाई, ऊंट को पसीना भी नहीं आता है, तो तीनों ही सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं, जो क्लास 6 के चैप्टर 8 को जो मैंने लिया था उससे जितने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के, सारे को मैंने जितने थे कलेक्ट किया है और आपके सामने रखा।
और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अगला प्रश्न है, निम्न में बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? मनुष्य, पादप, जंतु, सभी। मतलब बहुकोशिकीय के बारे में अभी हमने बेसिक बताया कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे। तो मनुष्य तो खैर बहुकोशिकीय है ही। अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप भी बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि उनके तनाव की जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनकी पत्तियों की कोशिकाएं अलग होती हैं, उनकी जड़ों की कोशिकाएं अलग होती हैं। अगर हम जंतु की बात करें तो जीव जंतुओं का भी ऐसा ही कुछ है, इनकी भी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्न में मृत कोशिका की खोज की गई थी, कब की गई थी? देखिए, मृत कोशिका की अगर बात करते, कोशिका की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये बिल्कुल सही है कि रॉबर्ट हुक ने, ये याद रखेंगे किसने? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। लेकिन वो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी, ठीक है। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में की थी। लेकिन जब अगर आपके जीवित कोशिका की बात की जाएगी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये याद रखिएगा, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये कब की थी? तो 1974 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस का कलेक्शन था। आगे हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।